हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिकता। आज इसके अंतर्गत हम समाजशास्त्रियों की दृष्टि से भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले समाजशास्त्री डॉक्टर एस.सी. दुबे के विचारों को हम जानेंगे। तो ये दुबे जी का मानना है कि भारत में परंपरा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद है। हमने विकास की योजनाएं बनाई और यह पाया कि परंपराएं उनमें बाधक सिद्ध हुई। जातीयता और सांप्रदायिकता ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण में रोड़ा पैदा किया। धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में पवित्रता और अपवित्रता की प्राचीन धारणा बाधक रही। विवेक के विकास में धर्म और धार्मिक संस्कार साथ ही कर्मकांड बाधक रहे। प्रदत्त और अर्जित पदों का तालमेल नहीं बैठ पाया। परंपरागत प्रदत्त पदों को चाहती है तो आधुनिकता अर्जित पदों की पुष्टि करती है। आधुनिकता तटस्थता चाहती है तो परंपरा भावनात्मकता चाहती है। हिंदुओं के प्राचीन धर्म के सिद्धांत जैसे कर्मकांड सिद्धांत, जीवन चक्र का सिद्धांत, शस्त्रण, खंडात्मक परलोकवाद, पवित्रता अपवित्रता की धारणा, पुरुषों की प्रधानता और कौटुंबिकता, ये सब क्या है कि आधुनिकीकरण के लिए त्यागना होगा इन सभी चीज़ों को, जो कि कर्तव्यनिष्ठता और अनुशासन को अपनाना होगा इसके बदले, जो कि असंभव है। दुबे ने भारत के आधुनिकीकरण में कई बाधाओं का उल्लेख किया। आज का भारत परंपरा और आधुनिकता की दुविधा में फंस गया है। उसके सामने एक द्वंद्व है कि वह किस सीमा तक परंपरा को छोड़े और किस सीमा तक आधुनिकता को अपनाए। 64.8% लोग जो गांव में रहते हैं परंपरावादी हैं और गांव में आज भी कई परंपराएं ऋग्वेद काल से चली आ रही हैं। दूसरी ओर गांव आधुनिकता से बिल्कुल अछूते नहीं रह गए हैं। यातायात, रेल, मोटर, सड़क, संचार, रेडियो, समाचार पत्र, शिक्षा, प्रशासन, सामुदायिक योजनाएं आदि ने वहां आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। यानी गांव में भौतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ही नहीं हो रहे, बल्कि नए मूल्य, संबंध और आकांक्षाएं भी पनप रहे हैं। वर्तमान समय में गांव समय के साथ साथ चल रहे हैं और अब वे रूढ़िवादी के गढ़ नहीं रह गए हैं। उन्हें भी परिवर्तन की हवा लग चुकी है। अब उन्हें हम स्थिर और जड़ नहीं कह सकते। गांव की समाज व्यवस्था भाईचारा, जाति और स्थायिकता पर आधारित थी। परिवार, वंश एवं जाति से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल गया है। वास्तव में देखें तो परंपरागत व सामाजिक ग्राम व्यवस्था में एकरूपता व स्थिरता दिखाई देती है, लेकिन उसके अलग अलग अंगों को सजीव करने वाले आधारभूत सिद्धांतों में दूरगामी परिवर्तन हुए हैं और वे नए रूप ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर दुबे ने परिवार, जाति, स्थायिकता, धर्म आदि के संदर्भ में भी आधुनिकीकरण का उल्लेख किया है। परिवार में व्यक्तिवाद उभर रहा है, जबकि पहले सामूहिकता को महत्व दिया जाता था। अब समूह में लिंग, आयु व संबंध के आधार पर अधिकार का निर्धारण न होकर योग्यता, अनुभव और ज्ञान के आधार पर होता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंध अब बदल रहे हैं। स्त्रियों का परिवार में महत्व बढ़ रहा है। जाति के क्षेत्र में विवाह, व्यवसाय, संसरण, कर्मकांड व पवित्रता की धारणा में परिवर्तन अब आ रहे हैं। अंतर्जातीय विवाह की धारणा बदल रही है। जातियों में छुआछूत को कम करने के आंदोलन हुए और साथ ही नगरों में अलग अलग जातियों के मेलजोल के अवसर बढ़े। गांव में भी जजमानी प्रथा व व्यवसाय में परिवर्तन अब हो रहा है। राजनीति में अंतर्जातीय समझौते हुए। अल्पसंख्यक उच्च जातियों के पास सत्ता और शक्ति की होने लगे हैं अब। साथ ही वे बहुसंख्यक निम्न जातियों के दबाव के सामने झुके हुए हैं। उच्च वर्ग के लोग उनसे समझौते भी कर रहे हैं। देखिए, जातियों की पारस्परिक दूरी कम हो रही है। जातियां नए रूप में संगठित हो रही हैं और उनके स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय संगठन बन रहे हैं। धार्मिक विश्वास के क्षेत्र में भी अब परिवर्तन हो रहे हैं। कर्मकांड व भाग्यवादिता में विश्वास कम हुआ है और नास्तिकता बढ़ी है। नई शिक्षा प्रणाली, नई अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सामुदायिक विकास योजना, नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात व संचार, प्रेस, अखबार और नए सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, ये सभी कहीं ना कहीं परिवर्तन समाज में देखने को बड़ी तेज़ी से मिल रहे हैं भारत में। तो इस तरह से डॉक्टर दुबे के अनुसार भारतीय गांव आज भी परंपरा व आधुनिकता के दो ध्रुव के बीच कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं और सहम के खड़े हुए हैं और अनिश्चितता की स्थिति में हैं। एक और अतीत का आकर्षण है तो दूसरी ओर प्रगति की अनिवार्यता है।
वह नए अधिकार बोध व आकांक्षाओं के नए जो क्षितिज को छूना चाहते हैं। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच केवल गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश कहीं ना कहीं सहम के खड़ा हुआ है। आज भी अगर हम न्यूज़ चैनल टीवी में देखें तो कहीं ना कहीं परंपरा और आधुनिकता के बीच जो बदलती परिस्थितियां हैं या समाज में जो बदलते हुए परिस्थितियां देखने को मिलते हैं उनको लेके हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा हम देखते ही हैं। तो इस तरह से डॉक्टर दुबे जी ने अपने विचारों को प्रकट किया। अब हम डॉक्टर योगेश अटल के विचारों को भी समझ लेते हैं। देखिए, डॉक्टर अटल की मान्यता है कि भारत में परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल रही हैं। वे इसे परिवार के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। नई शिक्षा और नए व्यवसाय के कारण लोग शहरों में आकर रहते हैं और यहाँ उसकी परिवार व्यवस्था में भी परिवर्तन आते हैं। स्थानीय दूरी ने पारिवारिक दूरी अधिक नहीं बढ़ाई है और जो सदस्यगण हैं वो विवाह, त्योहार, उत्सव, जन्म, मृत्यु व छुट्टियों के अवसर पर मिलते हैं। विवाह पर खर्च चाहे केंद्रीय परिवार करे, लेकिन विवाह निमंत्रण कहीं ना कहीं सभी को जाता है, मतलब जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं उन सभी को, यानी कि पितृवंशी कुल के बुजुर्ग के नाम पर अंकित होते हैं विवाह के जो पत्र होते हैं और उसी हिसाब से सभी परिवार को जो जितने भी रिश्तेदार जुड़े होते हैं सबको दिए जाते हैं। करों ने भी परिवार के ढांचे को बदला है। देखिए, आय कर के कारण दुकानों के खाते अलग अलग सदस्यों के नाम से चलते हैं। वे मकान और भूमि का बंटवारा कर देते हैं। घर और कार्यालय की परिस्थितियां अलग अलग हैं। ऑफिस से लौटकर नई पोशाक के साथ ही आधुनिकता को भी लोग खूंटी पर टांग देते हैं और धोती पहनकर भोजन करते हैं। तो इस बात से कहीं ना कहीं आंद्रे बिताई ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर में भी इस बात की जिक्र की है। देखिए, स्त्रियां घर में परंपरात्मक है तो दूसरी ओर आधुनिक प्रसाधनों जैसे कि गैस का चूल्हा, प्रेशर कुकर का प्रयोग, चप्पल पहन के खड़े खड़े खाना बनाना, पार्टियों व होटलों में जाना, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना, मम्मी पापा इन शब्दों का प्रयोग करना, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना, प्रेम विवाह की आकांक्षाएं, ये सभी परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण ही है जो भारत में देखने को मिलता है। तो इस तरह से योगेंद्र अटल जी के विचार थे और आंद्रे बिताई जी ने भी अपने विचार को इसी तरह से प्रकट किया है। वहीं समाजशास्त्री रुडोल्फ के विचार कहते हैं कि अंग्रेज ने भारत में आधुनिकीकरण की नींव रखी। उन्होंने भारत को नई अर्थव्यवस्था और राजनीतिकता की एकता दी। प्रेस और नई शिक्षा प्रणाली ने भारत में नए शिक्षित वर्ग को जन्म दिया। नवीन प्रविधियों, सिंचाइयों के साधनों और यातायात की वर्तमान सुविधाओं ने कृषि में क्रांति ला दी। गांव की पृथकता और जड़ता को सड़कों ने समाप्त कर दिया। देखिए, रेल यातायात ने उद्योग को जन्म दिया जिससे परंपरात्मक जाति व्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था में कई परिवर्तन आए। एक तरफ जाति ने प्राचीन ग्राम्य व्यवस्था को बनाए रखा तो दूसरी तरफ प्रजातंत्र को भी। भारत में राजनीतिक व जाति के संबंध में 3 रूपों में देखने को मिलते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला है उदर्ग गतिशीलता। इसमें उच्च जाति के और प्रभावशाली लोग निम्न जातियों का सहारा परंपरागत वफादारी व अर्थव्यवस्था के नाम पर लेते हैं। दूसरा है क्षैतिज गतिशीलता। इसके अंतर्गत प्रत्येक जाति ने अपने जातीय संगठन बनाए हैं और अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को प्रोत्साहन दिया है। नए जातीय संगठन का नेतृत्व नवीन और शिक्षित पीढ़ियों के हाथ में है जो जनतांत्रिक विचारों से ओतप्रोत है और जिसमें परंपरात्मक आधुनिक विशेषताओं का सम्मिश्रण है। वहीं तीसरे पॉइंट में लिखते हैं विभेदक मूलक गतिशीलता। इसके अंदर क्या है कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुमत पाने के लिए मतदाताओं से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए वे जाति का सहारा लेते हैं। उम्मीदवारों का चुनाव करते समय राजनीतिक दल क्षेत्र की जातीय स्थिरता को भी ध्यान रखते हैं। देखिए, इन सभी बातों के अलावा रुडोल्फ ने भारत में कानून व न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि कानून का शासन और वर्तमान न्याय व्यवस्था भारत को अंग्रेजों की महान देन उन्होंने माना।
इससे पहले देश में शासन छोटी छोटी प्रथाओं और सामंतों की सनक से चलता था। अंग्रेजों के समय में ही पहली बार संपूर्ण भारत एक ही प्रकार के कानून व न्याय व्यवस्था द्वारा प्रसारित हुआ। आज हम ग्राम पंचायत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक न्यायालय की व्यवस्था देख सकते हैं। अंग्रेजों के समय में ही बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री संपत्ति अधिकार, उत्तराधिकारी और साथ ही सती प्रथा निरोधक कानून बने, जिन्होंने परंपरागत व्यवस्था को आधुनिकता का पुट प्रदान किया। इतना अवश्य है कि सिद्धांत और व्यवहार में तो भी कुछ बहुत अंतर पाया जाता था उस समय भी। यानी कि गांव में तो न्याय का कार्य जाति पंचायत व बड़े बुजुर्ग ही करते थे। इसी के साथ आधुनिकीकरण के फलस्वरूप भारत ने जहां प्रगति की, वहीं इसके कई दुष्प्रभाव भी निकले। भारत में नए नए उद्योगों की स्थापना हुई और नगरीकरण के फलस्वरूप गंदी बस्तियों की समस्या जो है वो भारत में बढ़ने लगी। प्रदूषण बढ़ा भारत में, अलग अलग प्रकार के रोग की वृद्धि हुई भारत में, बेकारी और गरीबी घटने के बजाय और बढ़ गई। देश में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ और साथ ही भौतिकता की दौड़ के कारण लोग येन केन प्रकारेण धन संचय करने लगे और धन संचय की सोच से ही इससे भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई। भारत में नशीले पदार्थों और मादक द्रव्य का प्रयोग भी भारत में बढ़ा। भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। इससे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उद्योग स्थापित कर रही हैं। इससे भारत के कुटीर उद्योग समाप्त हुए हैं और भारतीय उद्यमी हतोत्साही हुए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे उद्यमी हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। देश का पैसा विदेशों में जा रहा है। प्रजातंत्र मजबूत तो हो ही है, लेकिन उसमें जातिवाद, प्रांतवाद और भाषावाद भी हावी हुई है। संचार के माध्यमों का प्रचार प्रसार हुआ है, किंतु टीवी के अनेक दुष्प्रभाव भी पड़े हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिकीकरण के लाभदायक पक्षों को अपनाया जाए और साथ ही अनुपयोगी पक्षों से प्रयत्नपूर्वक बचा जाए। तो इस प्रकार रुडोल्फ जी ने और आंतरे बित्ताई जी ने, डॉक्टर योगेश सिंह ने और समाजशास्त्री दुबे जी ने अपने अपने पक्षों को रखा भारत में आधुनिकीकरण को लेकर।